नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर मथुरा से है। संत मूलक दास की 552वीं जयंती के अवसर पर वृंदावन स्थित मलूक पीठ में भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश भर में संत महात्मा, श्रद्धालु और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में मोहन भागवत विशेष रूप से शामिल हुए। मंच पर संत रसिक माधव दास ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है और आशीर्वाद प्रदान किया। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उनके साथ ब्रज क्षेत्र के कई प्रमुख साधु संतों ने भी सहभागिता करी है। आयोजन की गरिमा को बढ़ाया गया। जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन, सत्संग और साथ ही धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया गया और साथ ही जिसमें संतों ने संत मलूक दास के जीवन, उनके आध्यात्मिक विचारों और समाज के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला है। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और संत मलूक दास के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में अंत में प्रसाद वितरण के साथ ही वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया और राधे राधे के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। और जिस पीठ पर हम जिन महापुरुषों की स्मृति में, जिन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, 452 वर्ष पहले एक महापुरुष पूज्य महाराज श्री भोर में बता रहे थे, 108 अंगुल प्रमाण का जिनका देह था, दिव्य मेधा से, दिव्य भक्ति से, दिव्य शक्ति से, योग की रिद्धि सिद्धि विभूतियों से संपन्न एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सभी जाति वर्ग समुदाय के महापुरुषों को भगवान की ओर, पारमार्थिक सत्यों की ओर प्रेरित किया। मुगलों के प्रथम बादशाह अकबर, जिन्होंने पूज्य महाराज जी की साधु का सबसे बड़ा गुण होता अकामता की परीक्षा के लिए उनके पास बहुत सारे अपने उपहार भेजे और उन्होंने शाम तक सारे उपहार बांट दिए। उसके बाद जहांगीर, जिसके पास एक रत्न जड़ित अपना शॉल लेकर के पूछा था और सैकड़ों शॉल फिर उस जिस कुएं में डाला था उसे वापस निकाल करके उनको बताया कि एक बादशाह की बादशाहत से बड़ी किसी की दैवी संपत्ति है तो एक योगी के सन्यासी की होती है। वो जहांगीर को दिखाया। शाहजहां के सामने पूज्य महाराज श्री ने अपनी योग शक्ति से उनके भीतर के संताप को दूर करके, मुगल काल में भी आंशिक रूप से जब गो हत्या पर प्रतिबंध लगा और धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा, उसके मूल में किसी महापुरुष की तपस्या है तो पूज्य मलूक दास जी महाराज। और औरंगजेब ने तो जब अपने कुछ शिष्यों को पूज्य महाराज जी के तप से विचलित होकर के और जब अपने दरबार में दिल्ली में बुलाने की चेष्टा की तो एक का तो माथा ही फट गया रास्ते में, और जो दो यहाँ पर आए शरणागत होकर के उसमें एक पूज्य महाराज जी का शिष्य ही बन गया। ये तो मुगलों के काल के 4 उन मुगल बादशाहों का भी मानस परिवर्तन किया और सारे समाज में योग, अध्यात्म की, संसार की व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों की, सनातन के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा की। योग में जिनकी एक स्थान माने एक स्थान पर, एक साथ में 3 स्थान पर कोई महापुरुष। अब ये योग की रिद्धि सिद्धियां हैं, इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो लोग कहेंगे क्या ये बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक साथ 3 स्थानों पर उपस्थित रह करके यहीं से भोर में दर्शन करा रहे थे। हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी दर्शन किया कि यहाँ से ही एक पत्थर की शिला पर बैठ करके हरिद्वार की यात्रा करके आ गए और क्या क्या ऐसी दिव्य विभूतियों से संपन्न, माने ये पीठ ज्ञान की भी पीठ है, योग की भी पीठ है, भक्ति की भी पीठ है, सेवा की भी पीठ है और सनातन के शाश्वत मूल्यों को जीवंत रूप से जीने वाली पीठ है। ऐसे महापुरुष की जयंती पर इतने बड़े बड़े हमारे ऋषिकाओं की उस पावनी परंपरा के शाश्वत के प्रतिनिधि, और ये वैसे भी सनातन का गौरव काल है। ऐसे में इतने एक साथ इतने महापुरुषों की पावन सन्निधि में ये उत्सव संपन्न हो रहा है। अष्टयाम पूजा के साथ 452वीं जयंती के ऊपर हमें यहाँ पर ये सौभाग्य मिला है, तो अपने सौभाग्य के लिए जन्म जन्मांतरों के कोई हमारे पुण्य उदय, उसके लिए भगवान का अभिनंदन कीजिए, सदगुरुदेव का अभिनंदन कीजिए कि अपने को ये सौभाग्य मिला। और गुरु तो साक्षात कृपा सिंधु नर रूप हरि होते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसी उस गुरु परंपरा को यहाँ पर मूर्त रूप से देख रहे हैं और सब महापुरुषों की सन्निधि। मैं तो कल ही आ गया था,
फिर पूज्य महाराज ने कहा यदि सुबह यहाँ रहो तो और अच्छा है। तो हमको अभी 2-1 किलोमीटर की दिन भर यात्रा करनी थी, तो हमने कहा हम तो पहली आहुति लगा के पूज्य रसिकदास जी महाराज जी किधर विराजमान है, हाँ अब उनको हमारे वाले आसन पर उधर विराजमान कर दिया जाए। कोई आसन खाली नहीं रहना चाहिए। एक आचार्य के बाद दूसरे आचार्य ने अपना वो दायित्व निर्वहन कर लिया। यही हमारी गुरु ऋषि परंपरा है। और उन सब गुरुओं की गुरुता, उन सिद्धों का सिद्धत्व, देखो हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। हमारा स्वभाव है थोड़ा सा संत चरणों की शरणागति का, लेकिन हम अतिरंजना करके नहीं कह रहे। ज्ञान, भक्ति, सेवा और सनातन के शाश्वत मूल्यों का, और एक शब्द में कहें तो अपनी समस्त ऋषि देव परंपरा का, वेद परंपरा का साक्षात विग्रहवान कोई स्वरूप है तो हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर हमारे सामने। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की, रैवासा धाम से लेकर के मलुक पीठ से लेकर के, हम तो छोटे बच्चे थे तब एक ही पूज्य महाराज जी का पद सुना था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। तो ऐसी अखंड निष्ठा और उस भगवान की शक्ति के को अपने आत्मा में आत्मसात करके उनके ही विग्रहवान स्वरूप होकर के जो जी, ऐसी उन सिद्धों की परंपरा को प्रणाम करते हुए आगे महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। हम तो महापुरुषों के चरणों के दास हैं, इसलिए हमने अपनी पहली आहुति अर्पित कर दी। आगे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी मंच संचालन करेंगे। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि एक तरफ हमारे संघ के सेवा के 100 वर्ष, 1 लाख के लगभग हमारे संघ के प्रचारकों ने, एक एक व्यक्ति ने अपने जीवन की आहुति देकर के भारत माता की आराधना की, तो संघ के सेवा संघर्ष के, भारत माता की सनातन धर्म की सेवा के 100 वर्षों के तब के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे संघ के उन स्वयं सेवकों का, उन प्रचारकों का, और श्रद्धे डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के श्रद्धे गुरु जी गोलवलकर जी से लेकर के, और परम पूजनीय हमारे सर संघ चालक जी मोहन जी बैठे हैं। हमारे यहाँ पर भी मोहन है, इधर भी मोहन है, और हम तो उस मोहन से मोहित होकर के ही, हमारा तो बचपन का नाम ही रामकृष्ण है, तो हम तो उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के अनुचर बनकर के जी रहे हैं। और हम सब आज प्रतिबद्ध होकर के जाएं कि हम एक एक व्यक्ति ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और जो सपना हमारे ऋषि ऋषिकाओं का था, इसी जन्म में अपने पूर्ण अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ। श्रावस्ती कोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज HPV वैक्सीनेशन अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय विधायक रामफिरम पांडे ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में अधीक्षक डॉक्टर अपनीश कुमार तिवारी, JP गौतम सहित CHC के अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। HPV वैक्सीनेशन अभियान का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित करना रहा। अलीगढ़ में RTO द्वारा स्कूल वाहनों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि RTO विभाग द्वारा स्कूलों की बसों और साथी बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों को जबरन रोका जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से संत फैमिलीज स्कूल और साथ ही लेडी फातिमा स्कूल के वाहनों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ज्ञापन में बताया जाता है कि RTO द्वारा इन वाहनों को सीज किया जा रहा है और साथ ही चालान काटकर लगभग 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे स्कूल संचालकों और अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। बड़ा अहम समस्या है। मैं डीएम साहब से मिलने आया था, डीएम नहीं है, एडीएम सिटी बैठी है, उनके एक समकक्ष अधिकारी और भी बैठी हुई। मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जितने भी छोटे स्कूल है, सेंट फिडलिस है आपका, या लेडी ऑफ फातिमा है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं, इनमें जो पढ़ाई के छोटे बच्चों को ले जाने के लिए गाड़ियां, इको बसें, टेम्पो ट्रेलर ये सब लगे हुए हैं, इन सबको RTO चलने नहीं दे रहे हैं। बेचारे अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए छोटे टेम्पो पहले से लगे हुए, आज से 20 साल से लगे हुए हैं, और उनके बेतहाशा पैसे से उनके चालाने कर रहे हैं, उनको थानों में बंद करा रहे हैं।
लेकिन आरटीओ का कहना ये है कि जो गाड़ी फिटनेस नहीं है, कबाड़ा गाड़ी है, वो स्कूलों में चल रही है। इस बात पे हम सहमत हैं, आरटीओ की बात स्वीकार करते हैं, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हम फिटनेस कराए दे रहे हैं, तब तो चलने दो। समस्या कुछ और है, बड़े बसों वालों ने कुछ स्कूलों के स्टाफों से किसी से डील कर रखी है, या सरकार में बैठे हुए लोगों ने डील कर रखे हैं। बस चलेंगी तो बस को पैसे का लाभ होगा तो उन्हें दे सकते हैं, बाकी छोटे गाड़ियों वाला तो कोई किसी को दे नहीं सकता है। लेकिन समस्या दूसरी है कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो छोटी गाड़ियां घर से ले जाती हैं, माँ बाप नौकरी पे चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, स्कूल से आते हैं तो घर छोड़ जाती हैं। अब बात लेने जाएगा छोड़ने जाएगा कि तो रोटी कमाने जाएगा, तो ये तो बच्चों के साथ नहीं उनके परिवारों के साथ भी बहुत अत्याचार है। और ये जो अपनी रोटी रोटी के लिए बच्चों के निभाने के लिए इसको ये छोटी गाड़ियां चला उसके साथ अत्याचार है, ये कैसा नियम? और आरटीओ जबरिया काम कर रहे हैं, तानाशाही पेल रहे हैं। आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 15 दिन का टाइम मांगा तमाम लोगों ने कि हम गाड़ियों को फिटनेस भी कर लेंगे, हमको थोड़ा लचीलापन दीजिए, अन्यथा विजेंद्र सिंह जी अपने दल के साथ सड़कों पर आंदोलन करेगा। किसी भी कीमत पर गरीबों का दोहन नहीं होने देगा और अभिभावकों को बच्चों के साथ इस अत्याचार को नहीं होने देगा। उन्होंने कहा, मेरे सामने बात भी किया उन्होंने, आज फोन भी किया है कि आप 15 दिन तक इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मत करिए, इनके चालान मत करिए, हमने शासन को अवगत करा दिया है, कुछ 2 दिन में निर्णय हो जाएगा। इसके साथ दूसरी मांग एक और कर दी हमने कहा ओलावृष्टि हुई है, पूरा जिला चिल्ला रहा है, क्या प्रशासन सरकार और प्रशासन के घर से जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट दो और इन्हें इनका मुआवजा दिलाओ। ये 2 बातें आज हम करने के लिए आए थे। आपके माध्यम से प्रशासन से सरकार से कहना चाहते हैं तत्काल निस्तारण करे, वरना किसानों। खबर सिद्धार्थनगर से ही, जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बासी थाना क्षेत्र के फजीतवा पुल के पास की बताई जा रही। मिली जानकारी के अनुसार एक अनियंत्रित वाहन ने राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान कमल चंद्र पुत्र छोटू निवासी ग्राम पेपहरवा टोला सूपी बक्सी के रूप में हुई है और साथ ही घटना आज दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। बहराइच जिले के मोतीपुर रेंज क्षेत्र में एक बार फिर वन्य जीव का आतंक देखने को मिला है। ग्राम पंचायत कतरनिया के तड़वा मजरा में खेती की रखवाली कर रहे एक मासूम बालक का तेंदुए ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। राजा बाबू पुत्र कमल निषाद उम्र लगभग 11 वर्षीय अपने खेत में मक्के की फसल की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान अचानक जंगल से निकलकर आए तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। हमले में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर किसी तरह तेंदुए को भगाए, जिसके बाद दोनों बच्चों की जान बच सकी है। और साथ ही आपको बता दें, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची भेज दिया है और साथ ही क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घायल बालक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये कौन है इसको? ये हमारा भाई है। क्या हुआ है इसको? इसको बाघ मारा है, बड़ा वाला बाघ मारा है। कहाँ पे? कतरनिया टाणपुर वाले जंगल से खींच करके ले, इसको इसके घर से खींच कर ले जा रहा था तलवा के रास्ते से। बड़ा वाला था? बड़ा वाला बाघ। क्या नाम है इसका? राजा बाबू। इसके बाप का क्या नाम है? इसके पिता का नाम मिस्टर कमल निषाद है। पेशेंट आया है अभी, क्या क्या हुआ है उसे? टाइगर वाइट है। क्या नाम है उसका? राजा बाबू, 10 साल उम्र है। वो क्या जख्म, कहाँ जख्म है उसके? चेहरे पे, सर पे, आँख पे गया है। इस वक्त क्या दिक्कत है? बाएं आँख की इंजरी ज़्यादा है। उसका अब किया गया है? उपचार किया गया उसका? उपचार किया गया, प्राइवेट ट्रीटमेंट देके भेजा जा रहा है जिला अस्पताल में। जनपद हरदोई में न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को अपर जिलाधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पूर्वी द्वारा पुलिस बल के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने न्यायालय परिसर में लगी सीसीटीवी कैमरों, प्रवेश द्वारों एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय परिसर में आने जाने वाले लोगों को सघन जाँच सुनिश्चित की जाए तथा संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाए। इसके अलावा सुरक्षा उपकरणों की भी नियमित जांच और निगरानी को भी अनिवार्य बताया गया। इस दौरान अधिकारियों ने मौजूद कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करने और किसी भी स्थिति में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा डैम रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन सेवा का शुभारंभ क्षेत्र में खुशी है। आपको बता दें, सांसद छोटेलाल खरवार ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस शुरू कर दी गई और साथ ही हरदीप सिंह पुरी की पहल से मिली है सौगात। भव्य स्वागत समारोह में सांसद छोटेलाल खरवार की रही मौजूदगी, भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने किया है भव्य स्वागत। ट्रेन के संचालन से मुंबई जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। सांसद ने कहा, सदन में उठाया था ट्रेन का मुद्दा और लिखित में दी गई पत्र का नतीजा, क्षेत्र को मिली सौगात। ओबरा और परियोजना में कार्यरत मजदूरों के उत्पीड़न पर जांच का सांसद ने दिया है भरोसा। पानी की समस्या पर लिखित शिकायत मांगी है और साथ ही लिखित शिकायत मिलने पर हो जाएगा समाधान। क्षतिग्रस्त पुलिया पर रेलवे से वार्ता का नगर को एनओसी दिलाने का दिया है आश्वासन। ओबरा डैम स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित रहे लोग ऐतिहासिक पल के बने हैं साक्षी। को बड़ाई तो नहीं करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वक्ताओं ने बोल रहा था अभी कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत तगड़े से सब काम कर रही है, विकास कर रही है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप हमारे ही आप भी करता रहे हैं और आज भी हमारे हैं, क्योंकि मैं आपका सांसद हूं। सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, पहले ये ध्यान रख लीजिएगा। सांसद सबका होता है और जनता जनार्दन का होता है, और वह चुना भी जाता है तो विकास करने के लिए चुना जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कोई भी राजा हो, कोई भी सरकार हो, बहुत धन है, लेकिन आप उसको बनाएंगे नहीं और उसको परोसेंगे नहीं, तो क्या आप खा सकते हैं? क्या हमें बता दीजिए कि आप खा लेंगे कि जाड़ा का समय जब आता है तब ये सब बंद हो जाता है। इस सभी को मैंने बढ़िया से जिक्र किया हूँ। ये मेरे पास पैड देखिए, लिखित में ए भी है और ए भी है, ये लिख करके सब मैंने दे दिया है। और रेल मंत्री जी का ये जवाब भी देखिए मेरे पास आया है। ये मैंने लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। तो ये देखिए, ये 525 नंबर पर मेरा नाम था और मंत्री जी सभी ट्रेन के बारे में इसमें जवाब भी दिया है। हमारे मीडिया का भाई लोग होंगे, आप सभी के हमारे पत्रकार बंधु होंगे, आपको भी बधाई है कि इस पत्र को आप लोग दिखाइएगा कि नहीं वास्तव में मंत्री जी जवाब क्या दिए हैं। और करीब करीब इसमें कई ट्रेनों का जिक्र उन्होंने किया है। मैंने लिखा था कि एक हमारे त्रिवेणी एक्सप्रेस था, मंत्री जी को लिखा था और क्वेश्चन में था कि त्रिवेणी एक्सप्रेस जिसके 4 डिब्बे बरवाडी दुद्धी के रास्ते चलते थे और रेणु को चोपन में वापस जुड़ जाते थे, इसका प्रचालन पुनः आरंभ किए जाने की समय सीमा क्या है, ये मांग किया गया था। इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है कि इसका हम लोग सुचारू रूप से चलाने के लिए, देखिए आप कितना मैं पढ़ूं, इतना ट्रेन संख्या और जितना भाई ने ये लिख के दिया था, एक कटनी वाला, इधर जितने भफड़ापुर से लेकर के जितने भी स्टेशन है जाने वाले सभी ट्रेन के बारे में ये जिक्र किया हूँ। तो भाई ठीक है, सरकार है उनकी, लेकिन सरकार मैं अपनी भी जानता हूँ, इसलिए कि मेरा सभी मंत्री से लगाव है। आप याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी में था, जब मनोज सिन्हा जी यहाँ के रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, उनको मैं देखिए, मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला, सदन में भी आवाज़ भी उठाया, लिखित पत्र भी दिया हूँ। उन्होंने मुझे लिखित दिया है, उसको मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, उसमें पढ़िएगा। उन्होंने कहा है, आश्वासन भी दिया है कि नहीं, हाँ हम उसको चलवाएंगे और पूर्व के भांति जितने कोरोना काल से ट्रेनें बंद थी उस सभी ट्रेनों को मैंने सदन के माध्यम से भी मांग किया था और लिखित भी मांग किया है। आने वाले समय में वो मुझे लगता है कि उस सभी ट्रेनें चलाया जाएगा। माननीय जी, ओबरा परियोजना में काम करने वाले मजदूरों का उत्पीड़न का मामला लगातार सुर्खियों में बना है। उनको सही समय पर भुगतान नहीं मिलता है, न ही उनका हक अधिकार मिलता है। उस संदर्भ में क्या आपको मामला संज्ञान में है? देखिए, मेरे संज्ञान में तो भी मामला नहीं है, क्योंकि अगर उस संज्ञान में आता है तो ऊपर जांच करा करके देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, गर्मी का समय है, ओबरा स्टेशन भी है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। करोड़ों की लागत से 2 नंबर प्लेटफार्म बना है मंत्री जी, क्या नाम है, कोई एक भी पानी का नल नहीं है।
और यहाँ पे आपका जो आप लोग वो भी बंद है। आप लोग एक काम करें कि जो भी हमारे स्थानीय लोग होंगे उनके माध्यम से एक लिखित मुझे मिल जाए, फिर उसके बारे में दिखवा लेता हूँ कि नहीं वो कैसे कार्य होगा, क्यों बंद है, क्यों नहीं मिल रहा है। ओबरा जैसे नगर पंचायत को अगर यह समस्या है तो मुझे न कोई बताया है और न कोई अवगत कराया, न लिखित दिया है। अगर कोई देता है तो उस पर जरूर अमल करके के उस डीएम से वार्ता करके कराना जरूर काम करेंगे। मान लीजिए ओबरा इंटर कॉलेज का निजीकरण का विषय आपके संज्ञान में होगा और नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ, और यहाँ पे कोई सरकारी विद्यालय न होने के कारण जो गरीब और पिछड़े वर्ग के पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो शिक्षा से उनके बच्चे वंचित हो रहे हैं। उस संदर्भ में आपका राजकीयकरण कराने के संदर्भ में या संबंधित विद्यालय के संचालन संदर्भ में? देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार है नहीं, और सरकार कई ऐसे संस्थानों को जो सरकार की है वो निजीकरण कर करके और जो रोज़गार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। निजीकरण करके अपने अपने लोगों को बैठाया जा रहा है। इस पर हम लोगों की सरकार आते ही विचार किया जाएगा और जिस प्रकार से पूर्व के भांति चलता था उसी हिसाब से चलाने की कोशिश किया जाएगा। करेंगे। आप लोगों को पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि जो मैटर यहाँ के स्थानीय नेताओं को उठाना चाहिए और बताना चाहिए, उनके द्वारा न दे करके आप लोग धन्य हैं कि नहीं। आप एक तो मीडिया के लोग हैं और मीडिया के लोग इस देश के चौथे स्तंभ होते हैं। आपने विकास के बारे में चर्चा किया है और इस संबंध में ज़रूर मैं लिखित भी अपने कार्यकर्ताओं से अब मांगूंगा और उस पर अमल करूंगा। जनपद बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव जाहिदपुर घनसुलिया के रहने वाले शिव नारायण ने 8 वर्ष पहले अपनी 30 वर्षीय बेटी सुनीता की शादी इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव समत नगर में योगेश उर्फ टीटू पुत्र सत्यपाल के साथ धूमधाम से की थी। इस शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और मारपीट कर घर से निकाल देते थे और कई बार सम्मानित लोगों के द्वारा पंचायत भी हुई और थाने में भी फैसला हुआ है, मगर ससुराल वाले नहीं माने। इसी बीच सुनीता की 3 बेटियां भी हुई हैं और उसके चौथी बार प्रसव होना था तो ससुराल वालों ने सुनीता को इस्लाम नगर सीएचसी में भर्ती करवा दिया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई तो किसी तरह मायके वालों को सूचना मिली तो वह लोग संभल जिले के चंदौसी कस्बा किसी प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन ससुराल वालों ने वहां भी उपचार नहीं करवाया और जहां पर एम्बुलेंस में उसने दम तोड़ दिया। मायके वालों ने दहेज हत्या एवं इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए ससुराल वालों ने पुलिस को सूचना दी है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सुनीता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम है तुम्हारा? योगेश कुमार। अच्छा, क्या मामला है जो तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है तो ससुराल वाले तुम पे आरोप लगा रहे हैं? डिलीवरी हो रही थी सर। हाँ। सरकारी अस्पताल में। हाँ। वहाँ पर उसकी मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में? हाँ जी, सरकारी अस्पताल से ले जा रहे उसी समय मौत हो गई। अच्छा, उनका ये आरोप है कि इलाज नहीं कराया और लड़की नहीं इलाज कराते समय वो साथी थे हमारे। अच्छा, वो मेरे साथी थे। 5 और 4 भाई साथ थे और ससुर थे, सास ससुर दोनों थे। क्या नाम था पत्नी का? है पत्नी का? सुनीता नाम है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विनोद है। कहाँ के रहने वाले हो? चुलिया। अच्छा, ये क्या मामला है जो तुम्हारी बहन की मौत हुई है? जी, मामला है हमारा 8 साल पहले अपनी बहन की हमने शादी समत नगर में करी थी। हाँ। उसके बाद में कुछ दिन तो सही चला मामला, उसके बाद अब कहानी बिगड़ गई इसमें। हाँ। तो इन्होंने लड़की रखने को मना कर दिया। हाँ। कि मैं किसी कीमत पर लड़की नहीं रखूँगा। हाँ। चाहे जो करना है वो कर लीजिए। इन्होंने फिर दबाव बनाया, लड़की हुई दूसरी बार, जो पहले बच्चा हुआ फिर इन्होंने छोड़ दी, वो बच्चा हमारे घर पे हुआ। फिर हमने अस्पताल में यहाँ पे सहजवान इलाज भी कराया। उसके बाद में इन्होंने जेल लोग कोई नहीं आए, फिर वो इसकी तबीयत खराब होने के कारण फिर हम वहाँ पे बरेली ले गए। फिर इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर भी चलता रहा। उनके बाद में दूसरी लड़की हुई, फिर इन्होंने प्रेशर बना, जो मुकदमा भी बढ़ा है इसमें, कुछ पहले चल चुका है। उसके बाद में इन्होंने आज के समय में जब 3 बच्चे होने के बाद भी चौथा बच्चा हुआ है कल, यानी इन्होंने सरकारी अस्पताल में ले गए होंगे, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें रिस्पॉन्स भी नहीं दिया कोई चीज़ का। फिर भी हमें किसी कारण हमारी बहन ने उठा के किसी के फ़ोन से हमें फ़ोन किया। फिर हम रात में 4:30 बजे के आसपास फिर हमें वाहन करके जाना ही पड़ा। फिर देखा तो हमारी बहन अलग पड़ी थी। फिर भी वहाँ अलग पड़ने के कारण भी इन्होंने कोई भी आके इनके घर में से कोई नहीं आया। ये भी कह के छुट गए कि भाई ये घर का अलग का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें दर्द हुआ, वो लड़की चीना था रही थी, हमारी बहन बोल रही थी कि भाई लल्ला मैं मरूंगा, ये क्या दिक्कत है। लड़के होने के बाद भी हमने इनको पोरिया भरी, उसमें रो रही थी, मैं भी रो रहा था। फिर लेके गया था सरकारी अस्पताल, दूसरे प्राइवेट अस्पताल में, इन्होंने कोई भी इनके घर से नहीं आया। फिर वो
इन्होंने जब मेरे हाथ में थी तब तक तो वो जीवित थी। जब इन्होंने अपने आके इनके घर वालों ने लिया, उसके बाद में वो कोरिया भर के मतलब जी ले गए। जब इनके हाथ में बच्ची पहुंची उसके बाद वो खत्म हो गई। हमें ना पता कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे तो ये आरोप है। क्या नाम था इसका? इसका सुनीता नाम था। इसके पति का नाम? इनके पति योगेश ग्रुप T2। बुंदेलखंड के किसानों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में शानदार बढ़ोतरी की है। चना, मसूर और सरसों के दामों में हुए इस इजाफे ने महोबा के किसान बेहद खुश उत्साहित है। सरकारी केंद्रों पर बिचौलियों से मुक्त और सीधे बैंक खाते में भुगतान मिलने से किसानों को सीएम पीएम मोदी और साथ ही आज सीएम योगी का आभार जताया है उन्होंने। बुंदेलखंड की धरती पर इस बार रबी की फसलों का एक नया किसानों को चेहरा मुस्कान वहां पर देखने को मिला है और साथ ही बिखेर दी गई और साथ ही केंद्र और साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि ने किसानों को आर्थिक सबल प्रदान किया है। सरकार ने इस बार चने का समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल तक कर दिया है, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले में 225 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और सिर्फ चना ही नहीं, दलहन और साथ ही तिलहन की अन्य फसलों पर भी सरकार मेहरबान रही है। मसूर के दाम में 300 रुपए की वृद्धि के बाद अब यह 7,000 रुपए प्रति क्विंटल और साथ ही सरसों में 250 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6,200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया गया। महोबा की नवीन गल्ला मंडी पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद की इस व्यवस्था से जो उन्हें बाजार के मुकाबले प्रति क्विंटल अधिक मुनाफा होगा, जो सुधा बैंक खाते में उनके जाएगा सीधे ही। मैं दुबई का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अपना मटर और चना, मसूर यहाँ पर बेचने आई हूँ महोबा गल्ला मंडी में। तो यहाँ पर पता चले कि जो केंद्र पर सरकार है, केंद्र बनाए हुए हैं बेचने के लिए, वहाँ पर उनकी MSP लागत बढ़ गई है। जहाँ चना 5875 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों की MSP है 6200 प्रति क्विंटल और मसूर की MSP है 7000 प्रति क्विंटल। इस रेट बढ़ाए जाने पर यहाँ से हमें 1000-1500 का फायदा अतिरिक्त होता है, जिसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम मंडी आकर के हमें पता चला कि सरकारी MSP रेट में हमें 500-600 रुपये कुंटल मसूर और चना और सरसों में बचत हो रही है। इसी कारण हम सोच रहे हैं कि अब सरकारी केंद्रों में बेचने की तैयारी में हैं और गांव जाकर हम यही प्रयास करेंगे, अपने भाई लोगों से कहेंगे कि मंडी में न जाए और सरकारी केंद्र में बेचें। और मोदी योगी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी यहाँ मंडी बेचा उसमें कितना फर्क है? सरकारी 500-600 रुपये का मंडी से फर्क है, इसीलिए हम दोबारा प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार में बेचने की कोशिश करेंगे। और योगी मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं, ये हमें आज पता चला। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिले में किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की मेहनत और अन्य आय पर भी असर पड़ा है। संभावित पार्टी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल ने कहा कि पूरे जनपद में फसलें बर्बाद हुई हैं और किसानों की स्थिति चिंताजनक भी है। पार्टी ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित किसानों का तुरंत सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए, किसानों ने के कर्ज माफ किए जाए और बिजली बिल में राहत दी जाए और किसान बीमा योजना का भी लाभ उन्हें दिया जाए। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। कल परसों में इतनी बारिश हुई, उससे बारिश से सारी फसल नष्ट हो चुकी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं उन किसानों का मुआवजा प्रदान किया जाए। उनका आज तक प्रशासन उनको देखने भी नहीं गया, केवल हम लोग या कुछ उसके नेता लोग देखने गए हैं। लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं इतनी ओलावृष्टि में उनको मुआवजे की मांग करते हैं और उनके जो भी बीमा है उसका भी अधिक से अधिक लाभ मिले। किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। निश्चित रूप से किसान अन्नदाता है, इस अन्नदाता को निश्चित रूप से ताकत मिलनी चाहिए। हम उसके विरोध में आज ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी को। तो हम मांग करते हैं शीघ्र से शीघ्र उन्हें मुआवजा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।
आज हमारी मांग ये है, पहली बार तो ये है कि ये केंद्र की सरकार ने किसानों सब किसी को पता नहीं बीमा हुआ है और बीमा का फायदा बीमा वाले ले जाते हैं, इन किसानों को तो कुछ मिलता नहीं है। आज हमारा जो पिछली सालों से 10 साल से जो बीमा नहीं मिला है उसको मिला के भी हम किसानों को ये बीमा का पैसा मिल जाएगा ना तो किसान अपनी भरपाई पूरी कर लेगा। किसान का जो भी कटा हुआ है या खड़ा हुआ है वो सब सड़ गया और बहुत परेशान है। हम प्रशासन से समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि इनको अन्नदाताओं को इनको मुआवजा इतना मिले कि ये अपने साल भर की भरपाई। पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के खन्ना शहर में हुई सोना चोरी के मामले की जांच अब श्रावस्ती जनपद तक पहुंच गई। इस मामले में गिलौला थाना क्षेत्र के एक युवक को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है और जिसके बाद स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई तेज हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर विलेला गांव निवासी ननकऊ पुत्र ठगाई पंजाब में मजदूरी करने गया था। आरोप है कि उसने अपने मालिक के घर से करीब 500 ग्राम सोना चोरी कर लिया है। चोरी के बाद वह अपने गांव वापस आ गया है और गिलौला बाजार में कुछ सोने के आभूषण बेच दिए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद आरोपी दोबारा पंजाब कमाने चला गया। उधर जब मालिक के साथ चोरी की जानकारी हुई तो उसने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार भी कर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है उसने चोरी का कुछ सोना गिलौला बाजार की एक सुनार की दुकान पर बेचा है। इसके बाद पंजाब पुलिस आरोपी को साथ लेकर गिलौला पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से 2 दुकानदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले में किसी भी दुकानदार के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। पुलिस दोनों पक्षों में गहन पूछताछ करे और पूरे मामले की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर रेलवे जंक्शन पर मंगलवार को पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी पहुंचे। उन्होंने नवनिर्मित फैब्रिकेटेड आरक्षी बैरक का लोकार्पण किया। 45 लाख रुपए की लागत से बनी इस बैरक की क्षमता करीब 20 लोगों की है और प्रकाश डी ने फीता काट कर लोकार्पण किया और इनके साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया है। उन्होंने यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए वहां पर एसपी रेलवे सीओ सिटी और साथ ही आरपीएफ इंस्पेक्टर भी वहां पर मौजूद रहे। खबर उन्नाव से है जहां फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। एसपी जेपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। आरोपी सोहेल ने गुफरान की कराई फर्जी जमानत। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से फर्जी तरीके से ले ली गई जमानत। जमानतकर्ता की फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ली गई है जमानत। जिनके नाम से डाली गई जमानत उन्होंने जमानत लेने के लिए नहीं दी थी अर्जी। पुलिस की निगरानी में फर्जी तरीके से जेल के बाहर आने पर हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी गुफरान और साथी सोहेल को किया है अरेस्ट। कई आधार कार्ड 8 फर्जी मोहर भी पुलिस ने बरामद की हैं। उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस को मिली है सफलता। ये 2 लोग संजय कुमार और उनके चाचा राजकुमार आकर के एक तहरीर दिए कि हमारे नाम से सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किसी ने फर्जी जमानत लगा करके और जमानत प्राप्त किया है। यद्यपि इसमें जो मुख्य अभियुक्त था जो जेल गया था उसका नाम गुफरान था। इस पे 5-6 मुकदमे हैं। गुफरान सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय भेजा गया था, वहाँ 14 दिन के लिए जेल भेजा गया था और उसी क्रम में किसी ने फर्जी जमानत के कागजात लगा करके बीच में इसकी जमानत करा दिया था। तो इसमें गुफरान की भी मिलीभगत थी और जिन्होंने फर्जी जमानत के कागजात तैयार किए थे उनकी मिलीभगत थी। तो इसमें अभी तक 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मेन अभियुक्त जिसका इन्होंने जमानत लिया था गुफरान और दूसरा सोहेल जिसके पास से अलग अलग जो है 8 फर्जी मोहर बरामद हुई है, आधार कार्ड बरामद हुए हैं और तीसरा अभियुक्त जो है अभी फरार है। इस कड़ी में हम लोग आगे जांच कर रहे हैं। इसमें ये लंबी कड़ी भी हो सकती है और जांच के बाद ये कंफर्म होगा कि ये कितना बड़ा गैंग है, कितने लोगों का ये है। अभी तक ये पाया गया है कि संजय और राजकुमार के नाम पर फर्जी कागजात तैयार करके इनके द्वारा
इसमें अभी तक ये पाया गया था कि राजकुमार और संजय के नाम से जो कागजात तैयार किए गए थे उसमें इन्होंने फर्जी आधार कार्ड का उपयोग किया है, क्योंकि इन लोगों ने जो अपना आधार कार्ड दिया है उसके नंबर और दोनों के नंबर अलग अलग हैं। थाने पर कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कागजात नहीं गए थे। अचलगंज थाना का वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी लगी हुई है और उस पे जो थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर का वेरिफिकेशन के दस्तखत थे वो भी फर्जी है। तो इस तरह से फर्जी कागजात तैयार करना, फर्जी दस्तखत करके इस तरह से जमानत जब हम लोगों को पता लगा कि 2 लोगों ने इस प्रकरण में जमानत करा लिया है, तो उनसे जानकारी करने का प्रयास किया गया कि क्या इन्होंने जमानत लिया है। तो उनके द्वारा कोतवाली में आकर के और एक तहरीर दिया गया कि हमने कोई जमानत नहीं लिया है, हमारे नाम से किसी ने फर्जी लिया है। और उनके द्वारा जो तहरीर दिया गया तो उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और जब विवेचना आगे बढ़ाई गई तो ये तथ्य निकल गया। ये पूरे जनपद में क्या पूरे रेंज और जोन में अभियान चलाया जा रहा है कि जमानतदारों का एक वेरिफिकेशन कराया जाए। तो हम लोग उस कड़ी में भी कार्रवाई आगे कर रहे हैं और उसी क्रम में चूंकि ये ताजा मामला था तो इसमें हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके ये 2 लोग संजय कुमार और होप यूनिटी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में राजकीय महिला महाविद्यालय के मिशन शक्ति 5.0 फेज के द्वितीय चरण के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। दिनांक 7 अप्रैल 2026 को होप यूनिटी हेल्पिंग वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में आज राजकीय महिला महाविद्यालय घंटाघर बदायूं में मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय में आयोजित स्काउट गाइड शिविर के अंतर्गत ध्वजारोहण के साथ हुआ है, जिसे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय द्वारा संपन्न कराया गया। ध्वजारोहण के पश्चात कार्यशाला का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णा सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया है। कार्यशाला के दौरान वन स्टॉप सेंटर बदायूं की सेंटर मैनेजमेंट श्रीमती प्रतीक्षा शर्मा ने छात्राओं को वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं एवं महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। वहीं चौकी प्रभारी श्रीमती सपना जायसवाल ने छात्राओं को आत्मनिर्भरता बनने एवं अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु भी प्रेरित किया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं संचालन में स्काउट गाइड प्रभारी एवं जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरिता गौतम की महत्वपूर्ण भूमिका भी वहां पर रही है। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी से दूर जनपद नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब विवाह कार्यक्रम के दौरान मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए, जहां खुशियों का दम मातम में तब्दील हो गया है। लोगों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, कोई जनहानि नहीं हुई, अलबत्ता कुछ लोग जरूर घायल हुए हैं और साथ ही घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया, जहाँ उपचार चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जनपद नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में आयोजित एक विवाह कार्यक्रम में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा कि जिस घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था वहां बारात आने की तैयारी जोरों पर थी। इसी दौरान आसपास के लोगों और साथ ही मेहमान छज्जे पर खड़े होकर जश्न का नजारा देख रहे थे, तभी अचानक छज्जा टूट गया और इस पर खड़े लोग सीधे नीचे आ गिरे हैं। इस दर्दनाक हादसे में कुल आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं और एक मासूम बच्ची भी शामिल है। घायलों की पहचान 35 वर्षीय रेशमा, 30 वर्षीय आसमा, 21 वर्षीय सकीना, 36 वर्षीय सवीना, 4 वर्षीय लाइबा नूर और आदिल के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिवार के सभी लोगों ने ऊपर वाले से विनती की सब कुछ ठीक ठाक होकर शीघ्र अपने घर सभी लोग जल्दी लौट आए। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में पुलिस की सख्त कार्रवाई, सभी हिस्ट्री शीटरों को कराई गई परेड। रानीपुर कोतवाली में कुल 11 हिस्ट्री शीटरों को बुलाकर उनकी गतिविधि की समीक्षा की गई है। कोतवाल मनोहर सिंह भंडारी ने सभी को आपराधिक गतिविधि से दूर रखने की सख्त चेतावनी दी है। हिस्ट्री शीटरों को हर सप्ताह अपनी गतिविधियों की जानकारी बीट पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने साफ किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निरंतर जारी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। हर की पैड़ी के पास सीसीआर भवन के सामने प्रशासन का पीला पंजा चला। अवैध कब्जों पर सख्ती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तेज हुआ अभियान। दौरे के दौरान दिए गए आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज की है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश में चल रही सख्त कार्रवाई। सिटी मजिस्ट्रेट कुशम चौहान ने कहा, यात्रा से पहले शहर को व्यवस्थित करना प्राथमिकता है और चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभियान जारी है। आगे भी लगातार चलता रहेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन ने साफ किया, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सभी को पता है कि हमारी जो है चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा में हरिद्वार में है भारी संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों का आवागमन होता रहता है। तो इसी कोई श्रद्धालुओं को या हमारे यात्रियों को यहाँ पर कोई असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत आज यहाँ पर ये अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। ये जो जिन लोगों ने भी सड़क पे या हमारी सड़क पे जहाँ पे लोगों का चलने फिरने का स्थान होता है या पुलों पर या हमारे घाटों पर किसी भी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे रेली ठेड़ी के रूप में हो या चाहे टेम्पररी दुकान के रूप में हो, इस तरह या परमानेंट दुकान के रूप में हो, कि किसी भी तरह अगर अतिक्रमण किया गया है तो उक्त अतिक्रमण को हमारे द्वारा आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसमें ये कार्रवाई हमारी जो है लगातार आगे भी जारी रहेगी। खबर बदायूं से है, जहां आचमन द्वारा बदायूं में कवि सम्मेलन का शुद्ध साहित्यिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आचमन द्वारा बदायूं में शुद्ध साहित्यिक कवि सम्मेलन में बही काव्य के समस्त रसों का धारा में देर रात तक श्रोताओं ने लिया आनंद। आचमन फाउंडेशन द्वारा बदायूं क्लब में आयोजित इस काव्य समारोह में देश के दिग्गज कवि जुटे। प्रख्यात कवि डॉक्टर शिव ओम अंबर को इस वर्ष का आचमन सम्मान मिला है। आचमन फाउंडेशन द्वारा कल बदायूं क्लब में 5वां कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक श्रोताओं ने देश के प्रख्यात कवियों को विभिन्न रसों की कविताओं का भरपूर आनंद लिया और साथ ही कवि सम्मेलन का शुभारंभ आचमन सम्मान से सम्मानित डॉक्टर शिव ओम अंबर, नगर विधायक श्री महेश चंद्र गुप्ता और साथ ही दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राजीव कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हृदय यश कठेरिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक श्री विशाल द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत आचमन संस्थान के संस्थापक युगल कवित्री डॉक्टर सोन रूपा विशाल एवं प्रसिद्ध व्यवसायी श्री विशाल रस्तोगी द्वारा किया गया। इस अवसर पर 5वां आचमन सम्मान विख्यात वरिष्ठ कवि फारुखाबाद से आए डॉक्टर शिव ओम अंबर जी को प्रदान किया गया। आचमन सम्मान समारोह के बाद एक शानदार कवि सम्मेलन का आगाज हुआ और साथ ही पंचम आचमन सम्मान से सम्मानित गीतकार डॉक्टर शिव ओम अंबर जी की अध्यक्षता में एवं डॉक्टर सोन रूपा के संचालन में उन्नाव से पधारे प्रसिद्ध गीतकार स्वयं श्रीवास्तव, देवबंद से शायर डॉक्टर नदीम शाह, लखनऊ से आए कवित्री डॉक्टर मालविका हरिओम और साथ ही गाजियाबाद से ओज कवि मोहित शौर्य, जोधपुर से युवा कवित्री, सभी लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। खबर मथुरा से है, जहां पर मथुरा से एक युवती का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जहां बीच रोड पर रोती हुई और चीख चिल्लाती दिखाई दे रही युवती एक महाराज पर दुष्कर्म करने का लगाया गंभीर आरोप। तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो, मामला मथुरा के थाना जैत क्षेत्र का बताया जा रहा पूरा मामला। सर, थाना जैत में जो बलात्कार हुआ उसके संबंध में क्या रिपोर्ट है? थाना जैत पर एक बलात्कार के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना के आधार पर थाना जैत पर अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त को इसमें हिरासत में लिए गया और पूछताछ की जा रही है। इसमें एक तथ्य सामने आया है कि जो पीड़ित महिला है, इसकी मां को अभियुक्त ने एक मकान दान पात्र किया था कुछ समय पहले। उसमें 15 लाख का लोन था, उसमें 5 लाख रुपए जमा किए जा चुके, 10 लाख रुपए अभी तक जमा नहीं किए। इस बात को लेकर के भी आपस में इनमें झगड़ा चल रहा है और इस पहलू पे भी जांच की जा रही है और जो भी महिला द्वारा आरोप लगाया गया उसके संबंध में मेडिकल कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।